आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एप्लीकेबल एनबीएफसी। अब अभी हम लोगों ने जब ये प्रोविजंस देखे थे तो हमने बोला था चैप्टर 5 जो है जिन कंपनियों में कस्टमर इंटरफेस रहता है वहां पर ये एप्लीकेबल रहता है। हाँ, ठीक है, तो इसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोसीजर्स है। तो सबसे पहले है एप्लीकेबल एनबीएफसी हैविंग कस्टमर इंटरफेस शैल अडॉप्ट द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो जिनका भी कस्टमर इंटरफेस है उनको ये फॉलोइंग गाइडलाइंस को फॉलो करना है। पढ़ने को होगा आपको? हाँ पढ़ती हूँ। एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग। अच्छा, ऑल कम्युनिकेशन टू बोरोवर, अच्छा वो इंग्लिश और लोकल पढ़ लो लैंग्वेज में रहना एक बार चाहिए। पढ़ के फिर एक्सप्लेन करो। All communication to the borrower shall be in the vernacular language or a language as understood by the borrower. समझा दो। तो हाँ, तो सबसे मतलब जो भी एप्लीकेशन होगी लोन की उसमें वो एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज तो यूज करना है और एल्स वो जो बोरोवर को समझ में है उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है। Loan application form shall include necessary information which affect the interest of the borrower so that a meaningful comparison with the terms and conditions offered by other NBFCs can be made and informed decision can be taken by the borrower. The loan application form shall indicate the documents required to be submitted with the application form. और लोन एप्लीकेशन में वो सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो बोरोवर के इंटरेस्ट को अफेक्ट करे और टर्म्स एंड कंडीशन कंपैरिजन बेसिस पे लिखा रहना चाहिए। अदर एनबीएफसी से कंपेयर करके ऐसा लिखा रहना चाहिए और क्या करके क्या नहीं कि वो लोग कर डॉक्यूमेंट्स, सके। हाँ जो वो लोग कर सके और वो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी एप्लीकेशन में लिखना है, इंडिकेट करना है so that he can take a decision or submit the documents. Applicable NBFC shall devise a system of giving acknowledgement of receipt of all loan application. Preferably, the time frame within which loan application will be disposed of shall also be indicated in the acknowledgement. और जो भी applicable NBFC को एक डिवाइस सिस्टम रखना चाहिए जो रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट दे सके ऑल एप्लीकेशन ऑफ ऑल नहीं एप्लीकेशन। ये सिस्टम सिस्टम कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं जब भी आपको लोन एप्लीकेशन आए तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको लोन एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट देनी है, एक्नॉलेजमेंट देनी है। हाँ, और उसके अंदर ये भी लिखा होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन कितने टाइम पे प्रोसेस होगी। हाँ वही। तो रेगुलेशन 28 किससे डील कर रहा है? लोन एप्लीकेशन से। तो जब भी आप लोन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। का फॉर्मेट बना रहे हो तो रेगुलेशन 28 का ध्यान रखना। लोन अप्राइजल एंड टर्म्स ऑब्लिक कंडीशंस। Applicable NBFCs shall convey in writing to the borrower in the vernacular language as understood by the borrower by means of sanction letter or otherwise the amount of loan sanction along with the term and conditions including annualized rate of interest and method of application thereof and keep the acceptance of these terms and conditions by the borrower on its record. As complaint received against NBFC generally pertain to charging of high interest, penal interest, applicable NBFC shall mention the penal interest charge for late repayment in bold in the loan agreement. तो जब भी वो बोलो। बेटर आप ही बोल दो। नहीं बोल, मेरा टूटा टूटा आता है फिर। नहीं ठीक है, बोल। आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, अगर वो क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं करेक्ट करूंगा। एक में तो लोन एप्लीकेशन बन गया ना, फिर जब भी लोन अप्राइजल होगा तो वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज या तो जो भी लैंग्वेज बोरोवर को समझ में आए ऐसा रहना चाहिए सैंक्शन लेटर में। और उसमें जो भी अमाउंट है लोन की वो भी लिखी रहनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखा रहना चाहिए इंक्लूडिंग एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या मेथड होगे वो भी उसमें लिखा रहना चाहिए और एक्सेप्टेंस वाला भी रहना है, एक्सेप्टेंस आना है मतलब ऐसा उनके पास रिकॉर्ड रहना है। कैसे रहता है जब आपने एप्लीकेशन करी, आप एप्लीकेशन किस लिए करते हो? या तो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। अगर एक्सेप्ट हो रही है तो एनबीएफसी आपको क्या देगी? सैंक्शन लेटर देगी कि हम आपको ये लोन सैंक्शन कर रहे हैं। तो सैंक्शन लेटर, अब ये सैंक्शन लेटर के लिए जब आप सैंक्शन लेटर बनाते हो तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? तो उसमें लिखा हुआ है कि आप एक तो सबसे पहले रिटर्न में दोगे, वर्बल नहीं दोगे, और वो भी रिटर्न कौन सी लैंग्वेज में? वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो कि वो
जिसने बोरोवर है वो समझ सके। उस सैंक्शन लेटर में क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन हम आपको सैंक्शन कर रहे हैं, क्या टर्म्स कंडीशन पे, क्या रिपेमेंट टर्म्स है, क्या सिक्योरिटी है, फिर एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, साल में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा पर एनम के हिसाब से, और वो हम किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन के अपना डिड्यूसिंग बैलेंस पे यूज करेंगे। ये मिनिमम इंफॉर्मेशन आपके सैंक्शन लेटर में होनी चाहिए। फिर जो भी अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई तो आपको पिनल इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बोल्ड में लोन एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। दिखाना चाहिए। आगे पढ़ो। Borrowers may not be fully aware of the terms and conditions of the loans, including rate of interest at the time of sanction of loan, either because the NBFC does not provide details of the same or the borrower has no time to look into detailed agreement. Not furnishing a copy of loan agreement or enclosures quoted in the loan agreement is the unfair practice, and this could lead to dispute between the NBFC and the borrower with regard to the terms and conditions. So applicable NBFC shall furnish a copy of the loan agreement as understood by the borrower, along with a copy of each of the enclosures quoted in the loan agreement to all the borrowers at the time of sanction or disbursement of the loans. तो क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कंप्लेंट्स आती है कि हमने क्या एग्री किया क्या नहीं एग्री किया, तो आप जो लोन एग्रीमेंट जो है उसकी एक कॉपी अलोंग विद एनक्लोजर बोरोवर को सैंक्शन या डिसबर्समेंट के टाइम पे दोगे। हाँ, so that dispute ना हो। यस, क्लियर है? 30. Disbursement of loans including changes in the terms and conditions. Applicable NBFC shall give notice to the borrower in the vernacular language or the language as understood by the borrower of any changes in the terms and conditions, including disbursement schedule, interest rates, service charges, prepayment charges, etc. Applicable NBFCs shall also ensure that changes in interest rate and charges are effected only prospectively. A suitable condition in this regard must be incorporated in the loan agreement. क्या बोल रहा है? Second. नहीं, फर्स्ट में क्या बोल रहा है? जब भी चेंजेस होगा टर्म्स एंड कंडीशंस में वो और बोरोवर को बताना है, जो भी लैंग्वेज उसको समझ में आए, और उसके साथ उसका डिस्बर्समेंट शेड्यूल क्या होगा वो लिखना है, इंटरेस्ट रेट लिखना है, जो भी सर्विस चार्जेस होगी वो लिखना है, प्री पेमेंट का क्या चार्जेस है वो भी उसको लिखना है। एंड ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे? यहाँ पे ये कब लिखा है कि वो? मेरे को ये इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ नहीं आई। उसमें लिखा है इन चीजों को लेके अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में बताना है। हाँ, बताना है, लेकिन ये नहीं बोला कि ये सब लिखना है। हाँ ठीक है, बताना है अगर इनमें से कोई भी टर्म चेंज होती है। और फिर वो बोल रहे हैं कि जब भी आप चेंज ऑफ इंटरेस्ट करोगे या चार्जेस में इंटरेस्ट करोगे, चेंज करोगे तो प्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए, बैक डेटेड कोई चेंज नहीं हो सकता। और इसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट में कंडीशन होनी चाहिए। Second, decision to recall, accelerate payment or performance under the agreement shall be in consent with the loan agreement. अगर आप वो लोन वापस मांग रहे हो या पेमेंट की ईएमआई बढ़ा रहे हो या जल्दी पेमेंट करने को बोल रहे हो तो ये तभी हो सकता है जब आपकी एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो। Okay. Applicable NBFC shall release all security on repayment of all dues or on realization of the outstanding amount of loan, subject to any legitimate right or lien for any other claim they may have against borrower. If such right of set-off is to be exercised, the borrower shall be given notice about the same with full particular about the remaining claim and the conditions under which applicable NBFCs are entitled to retain the securities till the relevant claim is settled or paid. क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज आपने बोरोवर ने पूरा लोन पे कर दिया लेकिन स्टिल उसको कुछ चार्जेस देने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग चार्जेस देने बाकी हैं, तो जो सिक्योरिटी बोरोवर ने दी है उसको जो लेंडर है वो रख सकता है अपने पास जब तक वो चार्जेस पे नहीं होते।
अगर वो ये लियन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको नोटिस देने का बोरोवर को। अच्छा। बिना नोटिस दिए आप ये नहीं कर सकते, लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जनरल। क्या था अभी तक? हाँ, 28, 29, 30 किस लिए था? 28 किस लिए था? 28 तो एप्लीकेशन ऑफ लोन के लिए था। 29 29 था जहाँ पे वो अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो लाइन लोन अप्राइजल समथिंग। दोनों में फर्क है ना, 30 चेंजेस के लिए है, 30 तो चेंजेस के लिए है। और 29 29 लोन अप्राइजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन। पर वो समरी में क्या बोल रहा है, सैंक्शन लेटर में क्या क्या होना है? हाँ, सैंक्शन लेटर में क्या क्या होना है। एप्लीकेशन और में क्या 30 होना है? में 28 बोलते हैं एप्लीकेशन में क्या होना है, 29 सैंक्शन हाँ, लेटर में क्या होना है, ये क्या होना 30 है, बोलते हैं अगर आप चेंज करोगी तो क्या करना चेंजेस। हाँ, ऐसा याद रखना। ठीक है। है? जनरल। General. Applicable NBFC shall refrain from interference in the affair of the borrower except the purpose provided in the terms and conditions of the loan agreement, unless information not earlier disclosed by the borrower has been noticed. क्या बोल रहा ये मेरे को याद नहीं है, है? पढ़ा नहीं है। पढ़ा ही नहीं ना, पढ़ो, एक्सप्लेन। Applicable NBFC shall refrain all interference in the affairs of the borrower except for those purposes provided in the terms and conditions of the loan agreement. आपने लोन दिया ना, आपका काम है लोन हाँ, देना, बदले में अपनी ईएमआई लेना, तो आप बोरोवर हाँ। के बिजनेस में बार बार इंटरफेरेंस नहीं करोगे। ओह, लेकिन ओके, किस टाइम पे आप कर सकते हो? जब उसने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जो उसको बतानी चाहिए थी, ओके। तो आप उसको तब लेटर इंटरफेयर वेटर लिख करना। के परेशान कर सकते हो कि भाई आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। पर अदरवाइज आपको डे टू डे में उसको नहीं करना है, बस डिस्टर्ब नहीं अपना करना। पेमेंट दो और ईएमआई लो, उसके अलावा बीच में उसको दुखी नहीं करना। ठीक है। क्लियर? हाँ। आगे। Second, in case of receipt of request from the borrower for transfer of borrowable amount, the consent or otherwise that is objection of the applicable NBFC, if any, shall be conveyed within 21 days from the date of receipt of request. Such transfer shall be as per transparent contractual terms in consonance with law. हाँ, तो अभी क्या है, बोरोवर बोलता है कि सर मैं ना अपना लोन ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरी एनबीएफसी को, तो वो एनबीएफसी आपको पैसा देगी। ठीक है। तो इसकी आपको हाँ या ना 21 डेज में बतानी है, और वो एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ही करना है, आप अनरीजनेबली ना नहीं करोगे, क्योंकि आपकी इनकम जारी है। अगर कोई आदमी आपसे लोन हाँ। ट्रांसफर कर रहा है तो आपकी इनकम जारी है, तो आप तोड़ाओगे उसको कि नहीं नहीं मत करो, नहीं कर सकते ये वो। तो बोला ये सब करने का जो हम्म। भी रीजन है आपको 21 डेज में देने हैं, और रीजन वही होने चाहिए जो एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा। हम्म, ठीक है, एक तो डे टू डे में हम्म, डिस्टर्ब नहीं करना है, और हम्म, जब वो चेंज कर रहा है तो उसको हम्म, एनओसी जैसे देना है विद इन 21 days, हम्म, और दैट टू एज पर लॉ, हम्म, कॉन्ट्रैक्ट वाला लॉ। हम्म। थर्ड, in the matter of recovery of loans, an applicable NBFC shall not resort to undue harassment with persistently bothering the borrower at odd hours, use muscles power of recovery of loan, etc. As complaints from customer also include rude behavior from the staff of companies, applicable NBFC shall ensure that the staff are adequately trained to deal with the customers in an appropriate manner. ठीक है, ये अब तो यहाँ मेरे पे को थोड़ा समझ में आया। क्या आप कंटिन्यूअसली ओवर टाइम पे फोन नहीं करोगे, गुंडे नहीं हाँ, भेजोगे, और अपने स्टाफ को भी हाँ। उड़ना हो उनको ट्रेन करोगे। यस, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसा होता है। As a measure of customer protection and also in order to bring in uniformity with regard to prepayment of various loans by borrowers of banks and NBFCs, applicable NBFC shall not charge foreclosure charges, prepayment penalties, or any floating rate term loan sanction for purpose other than business to individual borrowers with or without co-obligent. अभी आपने लोन लिया, दो टाइप से ले सकते हो, फिक्स रेट कि 10% पर एनम लगेगा, और एक की हम्म। मार्केट में जो रेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट फ्लोट होता रहेगा। हम्म। तो उसने बोला अगर आपने फ्लोटिंग रेट पे लिया है और बोरोवर वो पैसा जल्दी देना चाहता है, तो हम्म। आपको उसके ऊपर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगाने, अच्छा। एक्सेप्ट जब आपने वो लोन बिजनेस के लिए दिया था।
अच्छा चाहे उसके साथ कोऑब्लिगेंट हो के ना हो, कोएप्लीकेंट है कि नहीं है। अच्छा ठीक हम्म? है। तो जल्दी जनरल में पेमेंट करना है तो जल्दी कर कर सकते सकते हैं, लेकिन खाली फ्लोटिंग चार्ज का और चार्ज नहीं लगेंगे। अगर फिक्स चार्ज हैं। है, हाँ। फिक्स इंटरेस्ट रेट है, तो चार्ज लगा सकती है एनबीएफसी। हम्म। तो जनरल में चार चीजें क्या थी? डे टू डे में वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हम्म तब कर सकते हो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हम्म सेकंड में क्या है कि क्या था, हाँ, अगर बोरोवर मतलब चेंज करना चाहता है, वो रिक्वेस्ट देता है, तो एप्लीकेबल एनबीएफसी को विद इन 21 डेज अपना यस और नो बता देना है। हम्म और एज पर लॉ जैसा कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म में था, अकॉर्डिंग टू दैट। एंड हम्म। सेकंड में रिकवरी ऑफ लोन के लिए उनको ऐसा फालतू आवर्स में डिस्टर्ब नहीं करना, गुंडे नहीं भेजना, और अपने कस्टमर को ट्रेन करना है कि रूडली बिहेवियर ना कस्टमर को करे, नहीं, मतलब ढंग से बात स्टाफ को। करे। सॉरी, कंप्लेंट आए स्टाफ को कि कस्टमर को परेशान ना करे हम्म रूड बिहेवियर करके। और फोर्थ में क्या था? हाँ, फोर्थ में ये था कि या दो टाइप से रहेंगे, या तो फिक्स रेट रहेगा या तो मार्केट का जो भी रेट होगा वो रहेगा। और मार्केट रेट में अगर बोरोवर कभी कभी जल्दी पेमेंट करना चाहता है, तो वो लोग अननेसेसरी उस पे टैक्स नहीं, क्या कहते हैं, चार्जेस नहीं लगाएंगे या ठीक कोई है। भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे। हाँ। हम्म। अभी तुम्हारी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसकी क्या हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Acha. Responsibilities of Board of Directors. The Board of Directors of applicable NBFCs shall also lay down the appropriate grievance redressal mechanism within the organization, हम्म such a mechanism shall ensure that all disputes arising out of the decisions of lending institutions functionaries are heard and disposed of at least the next higher level. The Board of Directors shall also provide for periodical review of the compliance of the Fair Practice Code and the functioning of the grievance redressal mechanism at various levels of management. A consolidated report of such review shall be submitted to the board at regular intervals as may be prescribed by it. चलो, अभी ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या होता है? आपको कस्टमर को क्या ग्रीवेंस हो सकती है? आपने 5 लाख के उनका लोन कुछ। के लिए सेंक्शन किया, उन्होंने 3 लाख किया सेंक्शन। हाँ। जो भी पर्सन है उसको हम्म। आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, हम्म। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो मान लो या बाहर चले जाओ। तो बोले नहीं, आप ना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी लगाओगे जिसमें वो आदमी हम्म। उसको अपील कर सके, और फिर वो हम्म। जो सेकंड अथॉरिटी है जो उससे हायर रहेगी, वो डिसाइड हम्म। करेगी उसके ऊपर, अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस है। अच्छा। अगर उसने पैसा मांगा लोन सैंक्शन करते हैं, तो कोई तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पे आप जाके उसकी कंप्लेंट कर सको। ओके। फिर बोर्ड को क्या बोला कि आप बोर्ड को बोला जो अभी अभी फेयर प्रैक्टिस कोड जो आप बना रहे हो, जो हमने ऊपर हम्म। पढ़ा, और ग्रीवेंस हाँ। रिलेशन मैकेनिज्म, इसको आप पीरियडिकली रिव्यू करोगे अपनी मीटिंग में, उसकी एक रिपोर्ट पीरियोडिकली। मंगवा के। हम्म? हम्म। तो 32 हम्म। क्लियर है? हाँ। फटाफट 28 से 32 हेडिंग बता दे क्या क्या थे। 28 से 28 एप्लीकेशन वाला, हम्म 29 था वो सेंशन वाला, हम्म 29 हो गया। 30 वो चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस वाला। हम्म 31 में जनरल की परेशान नहीं करना, ये वो हम्म फलाना ढीमा का। हम्म। एंड 32 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उनको एक जुडिशियल मैकेनिज्म तो अगर आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होती, हम्म हाँ, तो देखो अभी तो ये समरी सब में लो, अगर एप्लीकेबल आपकी होते। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होती तो आपको हम्म। डिमांड एंड कॉल पॉलिसी बनानी थी। हाँ। ठीक है, आपको वो प्रूडेंशियल नॉर्म वाला जो चैप्टर 4 था पूरा कंप्लाई करना था, प्रोविजनिंग करना, ये सब करना। हाँ। ठीक है, आपको चारों सीआईसी में रजिस्ट्रेशन चाहिए था, सीकेवाईसी में रजिस्ट्रेशन चाहिए था, एक्सबीआरएल में रजिस्ट्रेशन चाहिए था। हम्म। हम्म और एफआईयू में XBRL। वही जो आपका आरबीआई की साइट का जो यूजर आईडी अच्छा। सुपर यूजर आईडी लेते हैं, और एफआईयू में रजिस्ट्रेशन चाहिए था। 4 रजिस्ट्रेशन हाँ। कंपलसरी थे। फिर आपको फेयर हाँ, प्रैक्टिस कोड और कंज्यूमर ये जो कस्टमर रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो भी बनाना था। वो भी बनाना। लेकिन अगर आप इफ नहीं हो, लैंडिंग है तो। हाँ, अगर हम्म। नहीं है तो आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाने की रिक्वायरमेंट आई है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ। हम्म हाँ, अभी तक तो नहीं। ग्रीवेंस 33 रिड्रेसल, हाँ, ये सब उन कंपनियों को लग ग्रीवेंशियल रहा है रिलेशन। जिनका, तो ये पूछा रहे कस्टमर क्या ये आपने अपॉइंट नहीं किया, तो बोले ये उनको ही लगता है जिनको लैंडिंग है, क्योंकि जब हमारी कंपनी को चैप्टर 5 एग्जाम है।
क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कंपनी है। हाँ। बोलो। Grievance redressal officer at the operational level, all applicable NBFC shall display the following information prominently for the benefit of their customer at their branch place where business is transacted. क्या क्या होना चाहिए? The name and contact details, telephone, mobile number, and also email address of the grievance redressal officer who can be approached by the public for resolution of complaints against the company. If the complaint dispute is not redressed within a period of 1 month, the customer may appeal to the officer in charge of the regional office of Department of Non-Banking Supervision of the bank with the complete contact detail under whose jurisdiction the registered office of the applicable NBFC falls. तो बेसिकली उस बोर्ड में दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक आपकी कंपनी का जो कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है उसका नेम एड्रेस, तो आपको एक को डेजिग्नेट करना है कि ये आदमी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है, और दूसरा जो भी आपके एरिया का ऑफिसर इंचार्ज है उसकी डिटेल मेंशन करनी है। किनको? जिनका कस्टमर इंटरफेस है। जिनका कस्टमर इंटरफेस नहीं है वो किसके बेनिफिट के लिए इन्फॉर्मेशन डालेगी? तो यहीं से आपको समझ आएगा कि चैप्टर 5 आपको एप्लीकेबल नहीं है। नोडल ऑफिसर किसको अपॉइंट करना है? Nodal officer, principal nodal officer. Okay, NBFC covered under Ombudsman scheme for non-banking financial companies 2018 shall appoint nodal officer, principal nodal officer in accordance with directions as provided under Annexure 8. ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो ये सबसे पहले जो लैंडिंग कंपनी है उसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल है 34। हाँ, उसमें से भी वो कंपनियां जिनको ये स्कीम एप्लीकेबल हो उनको क्या करना है? नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है। ये डायरेक्शंस कहाँ लिखी हुई है? नीचे एनेक्सर 8 है उसमें लिखी हुई है। ठीक है। तो आपके केस में ये एप्लीकेबल है? नहीं है अभी तो नहीं, क्योंकि हम लोग अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो मोस्टली 80% ऑफ द कंपनीज रहती हैं उनकी कंप्लायंस में हम ये रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। हाँ। ओके। 35 लैंग्वेज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग फेयर प्रैक्टिस। और ये ना ध्यान दो, पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए कि जो चीज अपने को इफेक्टिव है उसको पूरा अक्षर बाय अक्षर पढ़ने का, और जो नहीं है उसको पढ़ के समझने का, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं करने का। तो उससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बचता है। हम क्या करते हैं, जो चीज एप्लीकेबल नहीं है उसको ये क्या कह रहा है में टाइम लगा देते हैं, जबकि उसका दूर दूर तक अपने को कोई यूज नहीं होने वाला। चलो आगे। ठीक है। Language and mode of communicating fair practice code. Fair practice code, which shall preferably be in a vernacular language or a language as understood by the borrower, based on the guidelines outlined herein above, shall be put in place by all applicable NBFCs having customer interface with the approval of the board, their board. Applicable NBFCs will have the freedom of drafting the fair practices code, enhancing the scope of the guideline, but in no way sacrificing the spirit underlying the above guideline. The same shall be put up on their website, if any, for the information of various stakeholders. तो क्या रिक्वायरमेंट है फेयर प्रैक्टिस कोड के लिए? किनको बनाना है? जिनका कस्टमर है। सबसे देखो क्या क्वेश्चन है, किसको बनाना है, कैसे बनाना है, क्या होना चाहिए और कहाँ पे लिखना चाहिए। तो चार चीजें होगी। किसको बनाना है? एप्लीकेबल एनबीएफसी जिनका कस्टमर इंटरफेस है। तो खाली प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं बनाना है। फिर कैसे बनाना है? बोर्ड से अप्रूव करवा के बनाना है। उसमें क्या होना चाहिए? ये जो गाइडलाइंस है चैप्टर 5 की वो उसमें होनी चाहिए कवर्ड। नहीं स्ट्रिक्टली वैसे ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है लेकिन उससे लाइट नहीं हो सकती। और रखना कहाँ पे? कंपनी की वेबसाइट पे रखना। ओके ओके ठीक है। 36 Regulation of excessive interest charged by applicable NBFCs. The board of each applicable NBFC shall adopt an interest rate model taking into account relevant factors such as cost of funds, margin and risk premium, and determine the rate of interest to be charged for loan and advances. The rate of interest and the approach for gradation of risk and rationale for charging different rate of interest to different categories of borrower shall be disclosed to the borrower or customer in the application form and
communicated explicitly in the sanction letter. ये क्या कह रहा है कि अब एक एनबीएफसी सबको एक ही रेट पे इंटरेस्ट नहीं देगी, इंटरेस्ट पे लोन नहीं देगी। जिसके डिफॉल्ट के चांस ज्यादा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। ओके। जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ फंड जो आ रही है, अभी इंटरेस्ट किस बेस पे डिसाइड होता है, आपको कितने रेट पे पड़ रहा है, हाँ, आप मार्जिन कितना ले रहे हो, और कितना सामने वाले कस्टमर की प्रोफाइल कैसी है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। तो ये कौन करेगा? ये बोर्ड और डायरेक्टर एक इंटरेस्ट रेट मॉडल बनाएगा। तो बोर्ड के सामने एक पेपर रखा जाएगा कि हम अपना इंटरेस्ट इस बेसिस पे चार्ज करेंगे। ओके। और फिर जो ये आपने किया है वो आप बोरोवर को एप्लीकेशन फॉर्म में भी डिसाइड करोगे, लिखोगे कि डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे डिफरेंट प्रीमियम के हिसाब से, और सैंक्शन लेटर में भी लिखा रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अप्रोच फॉर ग्रेडेशन ऑफ रिस्क, समझे ना, कि जो भी बोरोवर है उसको रिस्क कैटेगरी में डिवाइड करना। ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है। जो लो रिस्क है उसका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, जो हाई रिस्क है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। ज्यादा। और वो कहाँ पे होना चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होना चाहिए और सैंक्शन लेटर में भी होना चाहिए। सैंक्शन लेटर। हेडिंग क्या है? रेगुलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज बाय एप्लीकेबल एनबीएफसी। तो इसका वो बोले एक प्रॉपर बेस होना चाहिए बोर्ड के थ्रू। ऐसा नहीं कि सब 10% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तू बोलो। ठीक है। The rates of interest and the approach for gradation of risk shall also be made available on the website of the companies or published in the relevant newspapers. The information published in the website or otherwise published shall be updated wherever there is a change in the rate of interest. हाँ, तो जो अभी आपने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसकी बात करी, ग्रेडेशन ऑफ रिस्क की, वो वेबसाइट पे देना या न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, जो आपकी पॉलिसी है कि हम इस बेस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और एक बार आपने कर दिया तो दोबारा तभी करना है जब उसमें कोई चेंज होगा। Changes है। The rate of interest must be annualized rate so that the borrower is aware of the exact rates that would be charged to the account. अब लाइक एग्जांपल लो, जो होम लोन है वो 11% इंटरेस्ट पे चलते हैं, पर्सनल लोन 16-17% पे चलते हैं, ओके। और जो क्रेडिट कार्ड है वो 30-40% पे चलते हैं पर एनम। हाँ। कि मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लिया तो साल में 1,30,000 रुपए देना पड़ेगा। वही आपने होम लोन लिया तो साल में 1,10,000 देना पड़ेगा। ओके। तो अभी आपको अगर वो तो लिखते हैं 1% रिड्यूसिंग बैलेंस, आपको क्या समझ आएगा? क्योंकि हमको तो ये भाषा समझ आती है कि साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है। हाँ। तो इसलिए उसने बोला हर एप्लीकेशन फॉर्म या इन सब में आपको ये एनुलाइज इंटरेस्ट बताने का ही है। तो लाइक अगर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें लिखेगा कि आपकी एनुलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट 30%, 34% रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो 36 इंटरेस्ट रेट डील कर रहा है। क्या बोल रहा है इंटरेस्ट के लिए? ये किनको एप्लीकेबल है? जो लैंडिंग है। जो लैंडिंग ही नहीं है उसको कोई लेना देना नहीं है इंटरेस्ट रेट से। हाँ। जो एक प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसको ना तो प्रूडेंशियल नॉर्म से कोई लेना देना, ना फेयर प्रैक्टिस कोड से कोई लेना देना। तो क्या बोल रहा था 36 क्या क्या होना चाहिए? मतलब जो भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इस सबके लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है बेस्ड ऑन रिस्क प्रीमियम मार्जिन व्हाटएवर इसमें भी। हाँ, और वो चीज उसको अपने मतलब कम्युनिकेट करना है या तो सैंक्शन लेटर में पहले बोर्ड से अप्रूव कराना है। हाँ, वही बोर्ड से अप्रूव कराने के बाद कि हम क्या बेस पे रेट चार्ज ऑफ करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, किस पे क्या चार्ज करेंगे। रिस्क क्या है। तो मोटा मोटा इसको हम बोले इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। यस, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। जो बोर्ड बोर्ड से अप्रूव करेगा। अप्रूव रहना है। हाँ, हम्म, किस बेस पे लिया वो भी रहेगा हम्म, और वो सैंक्शन लेटर में बताएगा हम्म, और लिखेगा। और वेबसाइट पे भी शो करेगा और एल्स न्यूज़पेपर में भी देना है, और जब भी चेंजेस आएगा वो भी मतलब अपडेट पब्लिश करना है। ठीक है। एंड थर्ड क्या था एग्जैक्ट? एनुअलाइज रेट पे रहना है। रहना है मतलब नहीं रहेगा मंथली भी, लेकिन कस्टमर को आपको बताना है कि जो भी हम आपको दे रहे हैं उसका एनुअलाइज रेट कितना पड़ेगा। हाँ, वही एक बार में ही बताना है।
तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट वाला पॉलिसी। ठीक तो है। इंटरेस्ट पॉलिसी और आगे इसमें लैंडिंग कंपनी में, कल को अगर आप एक लैंडिंग कंपनी में चली गई हम्म तो आपको ये सब करना हम्म पड़ेगा। हम्म मतलब ये आपकी यही लाइन बनेगी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो गया ना एनबीएफसी में, तो आपको एक एनबीएफसी से हम्म दूसरी एनबीएफसी फटाफट लेगी, और एनबीएफसी वालों को पैसा अच्छा। ज्यादा मिलता है हम्म क्योंकि उनकी नॉलेज कंपनी डेट से एक स्टेप ऊपर होती है। ओके। अब अभी हर कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होगी ना, ये तो इन्होंने बनाई, मोस्टली कंपनियां बिजनेस वाली कंपनियां होंगी। तो वहां पे हाँ आपको इंटरव्यू में यही सब पूछा जाएगा, क्या होती है पॉलिसी, क्या रहता है। अच्छा, क्या 37 बोला? तो जहाँ का एक्सपीरियंस है वही पूछेगा ना? नहीं ना, जो जिसको जो काम कराना होता है वो पूछते हैं, आपके एक्सपीरियंस से क्या ओह करेगा ओके। वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, रेगुलेशन 37। हम्म। कंप्लेंट्स अबाउट एक्सेस 37 हो गया ना? नहीं। सॉरी, रेगुलेशन हुआ था। 37 complaints about excessive interest charged by applicable NBFCs. हम्म। The bank has been receiving several complaints regarding levying of excessive interest and charges on certain loan and advances by NBFC. Though interest rates are not regulated by the bank, rates of interest beyond a certain level may be seen to be excessive and can neither be sustainable nor be conforming to normal financial practice. Board of applicable NBFC shall lay out appropriate internal principle and procedure in determining interest rate and processing and other charges. In this regard, the guidelines indicate in the Fair Practice Code about transparency in respect of terms and conditions of the loan are to be kept in view. क्या बोल रहे हैं? वो बोल कंप्लेंट रहे आती है। हैं हाँ, तो इंटरेस्ट रेट क्योंकि बैंक रेगुलेट नहीं करता, किसको किस रेट पे देना है वो लोगों की चॉइस है, लेकिन वो हम्म, अनएक्सेसिवली हाई नहीं होना चाहिए। 100% हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 300% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो साहूकारी ब्याज बोलते थे पहले, अच्छा, फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो लाला मुझको लोन दे दे। हाँ, हाँ, वो बोलता था भाया मैं दूंगा लेकिन 10% इंटरेस्ट लूंगा महीने का, तो साल का तो हाँ, 120% हो गया, तो ये एक्सेसिव हो गया। हाँ, हाँ, तो बोले कि इंटरेस्ट रेट आप ही करो रेगुलेट, हम नहीं रेगुलेट करते, लेकिन वो ज्यादा अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका हम्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो प्रॉपर इंटरनल प्रिंसिपल और प्रोसीजर बनाएगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होगा और चार्जेस क्या होंगे। अगर 20,000 की ईएमआई बाउंस होगी और बैंक ने 5,000 रुपये बाउंस चार्ज लगा दी तो चलेगा क्या? नहीं, पर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा तो हम इतना करेंगे। तो गलत है ना? हाँ, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि बोर्ड को ध्यान देखना है कि वो अनरीजनेबल ना हो, अनजस्टिफाइड। हाँ, हम्म। फिर 38 हम्म, repossession. Repossession of vehicles financed by applicable NBFCs. अब जो व्हीकल फाइनेंस कंपनी है जो कार लोन देती है, Hmm. व्हीकल Hmm. लोन देती है, उनके लिए पढ़ो। Okay. Applicable NBFCs must have a built-in repossession clause in the contract loan agreement with the borrower, which must be legally enforceable. हम्म, To ensure transparency, the terms and conditions of the contract loan agreement shall also contain provisions regarding हम्म, notice period before taking possession, circumstances under which the notice period can be waived, the procedure for taking possession of the security, a provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment of loan before the sale auction of the property, the procedure for giving repossession to the borrower, and the procedure for sale auction of the property. ठीक है, ये सब कंडीशंस आपको बतानी है अपने एग्रीमेंट में, Hmm. और ये आपको एग्रीमेंट जो है वो इस बोरोवर को देना है जब आप लोन सैंक्शन करते हो। हाँ, बताना भी है उसको। ठीक है, पर्पस क्या है कि उसको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी गाड़ी उठाई जा सकती है वापस। रिपोजिशन क्या होता है, हम्म, लोन नहीं दिया तो एनबीएफसी गाड़ी वापस ले लेगी। अच्छा, ओके। लैंडिंग अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, पहले हम्म, देखने दे अपने लिए एप्लीकेबल है क्या, नहीं तो उसको। गोल्ड ज्वेलरी तो ठीक है,
तो ये अभी तो स्पेसिफिक है गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज के लिए, तो अपने को उसको पढ़ने की हाँ जरूरत है। नहीं, हम्म? अभी तो नहीं। लेकिन जब एक ही सेक्शन पढ़ा, स्पीड से पढ़ जाए एक बार, चलो एक ही चैप्टर के लिए क्यों करें। अच्छा हम्म, ठीक है। लैंडिंग अगेंस्ट कोलेट्रल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. हम्म, By lending to individual against collateral of gold jewelry, applicable NBFC shall adopt the following in addition to the general guideline as above. हम्म, They shall put in place board approved policy for lending against gold that shall inter alia cover the following. Adequate step to ensure that the KYC guidelines stipulated by RBI are complied with, and to ensure that adequate due diligence is carried out on the customer before extending any loan. क्या कह रहे हैं? गोल्ड के अगेंस्ट लोन देना, हम्म, तो एक केवाईसी गाइडलाइन बनानी है एज पर आरबीआई, उसको फॉलो करना है। हाँ, और उसको फॉलो भी करना है, बोर्ड से अप्रूव करवाना है। एंड प्रॉपर असाइन प्रोसीजर फॉर द ज्वेलरी रिसीव्ड. इंटरनल सिस्टम, अच्छा सर्टिफिकेशन है वो. इंटरनल सिस्टम्स टू सेटिस्फाई ओनरशिप ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी. इंटरनल सिस्टम टू सेटिस्फाई adequate system for storing the jewelry in safe custody, reviewing the system on a ongoing basis, training the concerned staff, and periodic inspection by internal auditors to ensure that the procedures are strictly adhered to. Normally, such loans shall not be extended by branches that do not have appropriate facility for storage of ये the किस jewelry. कंपनी को एप्लीकेबल होगा? कल को अगर आप मन्नापुरम फाइनेंस में चले गए गोल्ड लोन वाली कंपनी में, हाँ उसको है. सब आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक प्रॉपर स्टाफ भी रखना है, सेफ रहे वैसा भी कुछ बनाना है, और जहाँ पे स्टोरेज नहीं होगा वो नहीं करना है ये सब बिजनेस, या वो ब्रांच नहीं करना. द ज्वेलरी एक्सेप्टेड एज कोलेट्रल शैल बी अप्रोप्रिएटली इंश्योर्ड. आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं, कल को चोरी होगी तो कस्टमर का पैसा इंश्योरेंस से मिले. अच्छा. Transparent auction procedure in case of non-repayment with adequate prior notice to the borrower. There shall be no conflict of interest, and the auction process must ensure that there is arm's length relationship in all transactions during the auction, including with group companies and related entities. ऑक्शन करने से पहले नहीं, मतलब पेमेंट नहीं आया तो ऑक्शन करने से पहले बॉरोवर को भी नोटिस देना है. यस, और आर्म लेंथ बेसिस पे करना है, ये नहीं खुद ही बेच के खा लिए सस्ते में. अच्छा अच्छा ठीक है. The auction shall be announced to the public by issue of advertisement in at least 2 newspapers, one in vernacular and other in national daily newspaper. और ऑक्शन अनाउंस होगा तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा 2 न्यूज़पेपर में. अब ये समझ आ रहा है ना? मेरी बात सुनो. हाँ. अब ये जो भी लिखा हुआ है समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है. तो इसमें कोई एक्सप्लेन तो कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने बोला खुद से करना आना चाहिए. मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपके पढ़ने के आलस को दूर कर रहा हूँ. अच्छा. कि आप अकेले बैठ के पढ़ोगे नहीं, कौन पढ़ेगा, इसलिए मैं बैठा हूँ. नहीं तो ये चीज आप खुद भी पढ़ के समझ सकती हो ना, कि शांति से बैठी एक एक चीज को पढ़ी और ऐसे में समझी. क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने को आएंगी, तो हर बार कौन एक्सप्लेन करेगा? तो खुद ही पढ़ने का और खुद ही एक्सप्लेन करने का, अच्छा ये क्या बोल रहा है. आगे ठीक है. As a policy, the applicable NBFC themselves shall not participate in the auction held. अच्छा, applicable NBFC participate नहीं करेगी auction में. Gold pledge shall be announced only through auctions approved by board. अनाउंस नहीं, ऑक्शन. वो तभी होगा. अच्छा, auction approved by the board. ठीक है. The policy shall also cover system and procedure to be put in place for dealing with fraud, including separation of duties of mobilization, execution, and approval. क्या कह रहे हैं कि इसकी पॉलिसी जो बनेगी आपकी,
जो भी आप पॉलिसी बनाने वाले प्रोसीजर्स की, उसमें ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि जो गोल्ड लोन ले रहा है, जो इकट्ठा मार्केटिंग कर रहा है, जो गोल्ड लोन दे रहा है और जो अप्रूव कर रहा है, वो अलग अलग लोग हो। अच्छा, ओके। The loan agreement shall also disclose details regarding auction procedure. Other instructions. NBFC financing against the collateral of gold must insist on a copy of PAN card of the borrower for all transactions above rupees 5 lakh. Documentation across all branches must be standardized. Standard रहना है. NBFC shall not issue misleading advertisement like claiming the availability of loan in a matter of 2-3 minutes. Clear? चैप्टर 5 पूरा हो गया, फटाफट बता दे। 28 से लेके 38 तक। हाँ, 28 में था एप्लीकेशन लोन, 29 में सैंक्शन, मतलब सैंक्शन वाला, 29, 30 में चेंजेस, अगर मतलब 31 में जनरल कि उसको परेशान वरेशान कुछ नहीं करना है। फिर क्या था, 31 जनरल है ना। हाँ, फिर 32 में बोर्ड कुछ तो करेगी, मतलब क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ, अब देखा मैं। 33 में ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, ये वेबसाइट पे भी रहना चाहिए, उसका फोन नंबर ये सब रहना चाहिए। वो मतलब जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें कुछ ना करे तो वो अपने आरबीआई को जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पूछना है इन्वेस्टमेंट कंपनी को ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर या नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत है? अभी नहीं है, क्योंकि लैंडिंग बिजनेस नहीं है ना। नहीं है। 35 वही नोडल ऑफिसर प्रिंसिपल, सॉरी, लैंग्वेज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रेस प्रैक्टिस, फेयर प्रैक्टिस कोड। 36 एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज, ये भी बोर्ड से ही अप्रूवल कराना पहले। फिर 37 कंप्लेंट्स अबाउट, इसमें इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आ रही है। हाँ, 36 में इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कैसा रहना है, किसको करना है, कितना रहना है, वगैरह वगैरह। कंप्लेंट अबाउट द एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज बाय द एप्लीकेबल एनबीएफसीज। अननेसेसरी वाला नहीं लगाना, अकॉर्डिंगली चलो, जैसा गाइडलाइन में लिखा है वैसा कर लो। रिपोसेशन ऑफ व्हीकल फाइनेंस बाय एप्लीकेबल एनबीएफसी। इसमें बोर्ड को क्या करना था? बोर्ड को प्रोसीजर और सिस्टम बनाने थे। हाँ, और एक पॉलिसी भी बनेगी ना। रिपोसेशन ऑफ व्हीकल फाइनेंस बाय एप्लीकेबल एनबीएफसी। क्या होगा? जो व्हीकल देती है, जो कंपनी व्हीकल देती है, उसको ये सब करना है। सेल करने से पहले बोरोवर को बताना है, नोटिस देना है, वेव ऑफ कर सकते हैं तो वो भी बताना है, सब कुछ बताना है, पर ये व्हीकल वाले के लिए। फिर लैंडिंग अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, जो लोग गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, ये उसको एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर है? जो बोला वैसा करना है। चैप्टर 5 क्लियर है? चैप्टर 5, हाँ, बट मेरे को एप्लीकेबल है। चैप्टर 4 क्या था? हाँ, चैप्टर 4, अरे सर, एक सडन कुछ तो रेगुलेशन है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन समथिंग, आई डोंट नो। ऐसा देखे तो याद आएगा एकदम। तो दिखा रहा हूँ ना आपको। चैप्टर 4 क्या था? फटाफट हेडिंग बोलती जो स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रूडेंशियल इश्यूज, ओके। अच्छा, लीवरेज रेशियो वगैरह वगैरह, इनकम दिक्कत नहीं। 6 क्या था? ये सब एप्लीकेबल नहीं है। लीवरेज रेशियो कितनी होनी चाहिए? should not more than 7। इन्वेस्टमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है? नहीं है। क्यों? एक्सेस पब्लिक फंड नहीं चैप्टर है। 4 एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके एक्सेस
पब्लिक फंड एक्सेस नहीं किए हुए। अगर आपने पब्लिक फंड हाँ एक्सेस किए हैं विच तो इंक्लूड्स एप्लीकेबल। आईसीडी और वो सब, तो ये एप्लीकेबल हाँ हो जाएगा। हाँ। जब प्योर प्रमोटर का पैसा लगा रहे हो। तब कोई मतलब नहीं। हम्म, इनकम रिकॉग्नाइजेशन कैसे रिकॉग्नाइज करना है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ओके, डिविडेंड वाला, हम्म, बॉन्ड डिवेंचर। सिर्फ याद करा अकाउंटिंग रहा हूँ, स्टैंडर्ड, भूल ना जाओ। हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई वाला। हम्म, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट हाँ टर्म, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इंटर क्लास हाँ ट्रांसफर। हाँ हाँ, वही ये सब होना चाहिए। इंक्रीज है तो उसको हम्म, इग्नोर कर दो, पता नहीं क्या क्या था। समझे ना? हम्म ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी आएगा आप ये प्रोविजन देख सकती हो, ओपन बुक एग्जाम रहता है, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ इसके लिए प्रोविजन है। हाँ। पढ़ चुके हैं ना सब? हम्म ऐसा कुछ तो नहीं कि जो समझ ना आए। अनकोटेड अनकोटेड प्रेफरेंस। मतलब एकदम प्रॉपरली याद नहीं है बट मतलब ठीक है। याद करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ हम्म पढ़ने के बाद आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। हाँ वही बस इतना तो है। नीड फॉर पॉलिसी और और डिमांड अगर कॉल नहीं होना, रिकॉल हुआ ये भी फिर मेरे क्या को करोगी? दोबारा पढ़ लेंगे। तो वीडियो किस लिए बना रहे हैं? हाँ दोबारा सुन लूंगी। हाँ, दोबारा सुन लूंगी। तो लाइफ टाइम है ना, अब कभी भी जिंदगी में भूल गई तो दोबारा की, आज से 25 साल पहले मैंने पढ़ा था, जरा देखूं क्या कहा था उस टाइम। हाँ ये भी मेरे को एप्लीकेबल नहीं था। असेट क्लासिफिकेशन। एसेट क्लासिफिकेशन, हाँ स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, पूरा वीडियो में कवर्ड है अपना। हम्म प्रोविजनिंग भी आएगा ना? हाँ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। स्टैंडर्ड की प्रोविजनिंग, स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, 0.25। मल्टीपल एनबीएफसीज। हम्म मेरे को इसमें सबसे अच्छा वाला अभी क्या है वो 30 जून वाला, क्या? डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। हम्म, ओके, अकाउंटिंग ईयर, हाँ यही यही है ना, 3 मंथ में अप्रूव फाइनल। कराना था बोल के। शेड्यूल टू द बैलेंस शीट, हाँ एनेक्सर 3 में है ये। ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट एनबीएफसी ऑनशोर प्रोहिबिटेड शेयर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट, एनओएफ वाला है ये। क्या एनओएफसी अपने ग्रुप कंपनियों में नहीं करेगी ना, ये खुद को लोन नहीं देगी, होल्डिंग को नहीं देगी। लेकिन सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट याद रखना है थोड़ा थोड़ा। 24। हाँ वो 30 डेज में कुछ भी चेंजेस हुआ तो बताना है। 30 डे, 1 मंथ। नॉर्म्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांस, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सिंगल प्रोडक्ट गोल्ड ज्वेलरी। चैप्टर 5। ये हो गया क्लियर? यहाँ तक ये कोई तो ऐसा हाँ। डाउट जो नहीं हुआ वो क्लियर? नहीं नहीं मेरे को तो नहीं है अभी। ठीक है, अब ये चैप्टर 6 जो है वो एनबीएफसी फैक्टर कंपनीज को एप्लीकेबल है, तो हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ना तो आपकी फैक्टर है ना आपकी लैंडिंग है। तो ये रेगुलेशन 40 से लेके कहाँ तक नॉट एप्लीकेबल हो गया? ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आप फैक्टर कंपनी में जाओगे। ठीक है, चैप्टर 7 47, 40 से 47 हो गया फैक्टर कंपनी के लिए।
जो हमारे तो लिए मेरे को नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल है। फिर आईएफसी क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। आईएफसी पढ़ी थी ना? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वो बिल्डिंग वगैरह को लोन देते हैं ये लोग, हम्म, रोड डैम वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर। वगैरह। हाँ सॉरी। ठीक है, तो ये 48 से लेके 48 नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो अभी 40 से लेके 48 तक नॉन एप्लीकेबल चल रहा है। 40 से 47 एमएफआई था, 48 आपका आईएफसी था। नहीं, 40 से 47 फैक्टर्स था, 48 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी था। अब ये है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो वो फाइनेंस याद छोटे है? लोगों को हाँ लोन देते हैं। हाँ, ठीक है। ये कितने सेक्शन से? 49 से लेके 49। पर इसमें 54 भी आया, क्या? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। किन कंपनियों को बनना है? 54 को देखना जरा। एमएफआई को बनना है। तो आप एमएफआई हो, नहीं। तो आपको क्यों एप्लीकेबल? जब आपको उन्होंने नोटिस दिया कि रेगुलेशन 54 के हिसाब से एवरी एनबीएफसी एमएफआई हैज टू बी मेंबर ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, तो आप तो नहीं हो ना। नहीं तो ये लोग हमको ऐसा क्यों भेजते हैं? ये लोग पढ़ते नहीं है क्या? ये वो इजी है ना, एमएफआई है कि क्या है? वो इजी है। अभी उनको नहीं पता आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आप इसलिए अपना लाइसेंस देखो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट एंड, क्योंकि जल्दी आपकी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी होती है, हाँ दोनों कंबाइंड होते हैं। और उनमें फिर फर्दर हाँ। ये सब कैटेगरी हो रही है क्रेडिट कंपनियों में, एमएफआई ये वो। तो इसलिए वो मुझे सब डरा के एनबीएफसी को रखते हैं। सेंड ऑल करके भेजते हैं। जिसका जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वो देगा, जिसका नहीं है वो ना करेगा। तो ये उधर एक मेल से काम हो जाएगा। अब अलग अलग इतनी मेलें कौन बनाएगा? सामने वाले को तो डराते हैं ना। पर जिसने नहीं पढ़ा वही डरेगा ना। हाँ। पढ़ा हुआ आदमी क्यों डरेगा? तो इसलिए आपको हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन दिया है कि जो नहीं पढ़ा वो पढ़ो। बिकॉज ऐसा कोई डॉक्टर बहुत खतरनाक है जो पेशेंट आए और ये बोले कि मैं बुक पढ़ के बताता हूँ कि आपको क्या हुआ है। शायद आपको सर दर्द है, शायद आपको कैंसर है, अभी बताता हूँ। नहीं नहीं, शायद आपको कैंसर है। नहीं 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 नहीं, शायद ये सर दर्द के भी लक्षण हो सकते हैं। तो आप भाग जाओगे ऐसे डॉक्टर से। तभी आपको आपको आरबीआई ने मेल डाली कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अरे हाँ हाँ, हाँ। करना है करना है करना है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं करना है। तो आप कैसे डॉक्टर हुए? हम्म। हम्म? तो इसलिए पढ़ने की वो लोग लिखते। नहीं, गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है ना। आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होने चाहिए ना। जो काम आप कर रहे हो, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपकी कंप्लायंस तो भगवान भरोसे चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे से अगर आप पूछोगे तो जो भी एरिया आप कर रहे हो दैट शुड बी परफेक्टली इन कंट्रोल। और उसके लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। जब आपको मालूम पड़ गया मेरी कंपनी इन इन चीजों में है, तो लिस्ट बनाओ और रोज कुछ ना कुछ उसमें से क्लोज करो। एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके बाद सिर्फ उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर आएगा। जो फॉलो करेगा वो खुश रहेगा, जो नहीं रहेगा वो हमेशा डरा दबा रहेगा। तो सामने वाले को अगर एक स्टेप भी ज्यादा पता है तो उसको नहीं रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये नॉन एप्लीकेबल थे। कहाँ तक? 13। एमएफआई वाला। रेगुलेशन 40 से लेके 60 तक। 60 तक। हम्म, अब ये सबके हैं, सबको एप्लीकेबल है। हाँ हाँ। ठीक है, कितने हैं देखने दे, उस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि अभी करना है कि बाद में करना है।
छोटा ही करवा है, दो। अभी करो। क्योंकि ये तो मेरे को आते रहता है 30%, 26%। खराब। ये सबको एप्लीकेबल है। क्या है? हाँ, चैप्टर ये तो चैप्टर एप्लीकेबल 9 है। गवर्नेंस इशू। हम्म बोलो 61 बोलो। एक्विजिशन। अच्छा, 61. An applicable NBFC shall require prior written permission of the bank for the following: any takeover or acquisition of control of the applicable NBFC which may or may not result in change of management. दोनों में क्या फर्क है? एक में फर्क है कि शेयर होल्डर भी नया आ गया और बोर्ड भी नया आ गया, हाँ और एक में खाली शेयर होल्डर नया आया, बोर्ड सेम रहा। हाँ, दोनों केस में आपको आरबीआई की प्रायर परमिशन लेनी है। तो लेनी है, चाहे टेक ओवर हो चाहे एक्विजिशन हो, परमिशन ले लो चुपचाप। Second, any changes in the shareholding of the applicable NBFCs, including progressive increases over time, which would result in acquisition or transfer of shareholding of 26% or more of the paid-up equity capital of the applicable NBFC. अब इसमें कैसा है कि आप जब एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेते हो तो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देते हो। हाँ। ठीक है। अब उसमें कोई जो भी स्ट्रक्चर है, अगर वो चेंज हो रहा है और इस तरह से चेंज हो रहा है कि किसी और पर्सन के पास या किसी के पास भी 26% से ज्यादा स्टेक आ रहा है, तो आपको आरबीआई की प्रायर परमिशन लेनी है। वो एक ही इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। लाइक इस साल 2% लिया, फिर 2% लिया, ऐसे करते करते 12 साल में उसका हो गया। जब भी 26 होने वाला होगा आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी है। बिना आरबीआई की अप्रूवल के कोई भी पर्सन 26% नहीं कवर कर सकता। अच्छा, मतलब ये हर बार ऐसा नहीं देखना है, उस टाइम कितना था, ये टाइम कितना नहीं, था, ऐसा आपको ये चेक करना है दिखा। कोई भी शेयर होल्डर जो है या शेयर होल्डर का ग्रुप 26% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपको हमेशा अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में परसेंटेज देखनी चाहिए कि कौन से शेयर होल्डर हैं जो एक ग्रुप का पार्ट है और जिनकी परसेंटेज शेयर होल्डिंग 26% से ज्यादा है। अगर होने वाली है ज्यादा तो आपको एप्लीकेशन डालनी है कि हमारे इसमें इस ग्रुप की 26% से ज्यादा हो रही है। ठीक है। Provided that prior approval would not be required in case of any shareholding going beyond 26% due to buyback of share, reduction in capital, where it has approval of a competent court. The same is to be reported to the bank not later than 1 month from अब its यहाँ पे appearance. परमिशन नहीं चाहिए। अभी कैसा है, एक शेयर होल्डर है उसकी 24% है, और एक और भी शेयर होल्डर है। कंपनी बायबैक लेके आई, उसने अपने शेयर टेंडर नहीं किए, दूसरे ने टेंडर कर दिए। अब बायबैक करने से क्या हुआ, कंपनी की टोटल कैपिटल कम होगी, हाँ, तो उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। और वो 26% से ऊपर चला गया। तो आरबीआई ये नहीं बोल सकती कि आपने हमारी प्रायर परमिशन क्यों नहीं ली, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। तो ऐसे केसेस में आपको ऐसी इवेंट होने के 30 डेज में इंटीमेट करना है। ओके, तो फर्क हो गया। ठीक है। पहले केस में वो खुद कर रहा है, ट्रांसफर डीड साइन कर रहा है या हाँ, अलॉटमेंट ले रहा है, जिससे उसकी शेयर होल्डिंग 26% क्रॉस हो रही है। दूसरे केस में वो कुछ नहीं कर रहा है, कंपनी के किसी एक्शन के थ्रू उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई है। See, any change in management of the applicable NBFC which would result in change in more than 30% of the directors, excluding independent directors. तो आपको हमेशा ये ध्यान देखना है कि आपकी कंपनी का 30% कितना होता है डायरेक्टर्स का। और मोर अभी देन एक बार 30। हाँ नहीं, आप पहले बताओ तब पूछते हैं। हाँ, मोर देन 30%। तो जब भी आपका कोई चेंज हो रहा है, अगर एक डायरेक्टर गया या अपॉइंट किया, तो आपको ये देखना है कि कितने परसेंट चेंज हुआ। अगर वो चेंज परसेंटेज 30% से ऊपर हुआ, इक्वल भी नहीं है, 30 मोर देन 30% है, तो 30.01 हो गया, तो आपको करना है। प्योर 30 पे नहीं करना। ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि अभी 10 दिन पहले एक बोर्ड मीटिंग हुआ, उसमें एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया, बट इट इज लेस देन 30%। इंफॉर्मेशन गया, ठीक है। वो बोर्ड मीटिंग के बाद अगेन
15 डेज या फिर 10 हम्म, डेज या फिर 5 डेज बाद एक और बोर्ड मीटिंग हुई जहाँ पे अगेन एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, वो एक 20% ही हो है गया। वही, अगेन वो मतलब 30% तक तो आया ही नहीं है कैसे भी करके। तो ऐसा वाला ये लूप होल देखा जाएगा या शांति से बैठा जाएगा? अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव नहीं लिखा, ऊपर प्रोग्रेसिव इंक्रीज लिखा था। हाँ हम्म, अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? प्रोग्रेसिव में ये जो थोड़ा थोड़ा करके आप कर रहे हो, अच्छा ओके, और इसमें तो ऐसा नहीं है। नहीं, पर अगर आप इसका एकदम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लो, हाँ कि अगर आप हम्म चेंज जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे, हम्म जो आपने हम्म लाइसेंस के टाइम पे इंटीमेट किए थे, हम्म उसमें 30% चेंज हुआ, हम्म तो जिस टाइम वो जो सेकंड के बाद वो अगर 30% हो रहा है, आप इसको उस जगह हम्म से कंपेयर करो तो एप्लीकेबल हो सकता है। हाँ अप्लीकेबल हुआ तो प्रायर अप्रूवल चाहिए। चाहिए, बट ठीक है सर्टिफिकेट नहीं आया था तो बच गए। ठीक है, उसके बाद मतलब दिसंबर में एक बोर्ड मेरा मीटिंग। ये बोलना है, आरबीआई क्या कहना चाह रही है, आपने हमको हाँ एक डायरेक्टर बताया हाँ बताया था एप्लीकेशन टाइम पे। कि ये डायरेक्टर है, अगर उन डायरेक्टर में 30% चेंज हो जाता है, तो बताओ। हाँ, वो बोलते हैं ओके 70% तक सेम रहोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उससे ज्यादा गए तो हमको लग रहा है कि आप मैनेजमेंट बदल रहे हो, अच्छा क्योंकि उनको जो डायरेक्टर्स चाहिए वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन चाहिए होते हैं। हम्म। तो अगर आप उनसे प्रायर अप्रूवल नहीं लोगे तो आप किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर लोगे और उसमें फिर पब्लिक फंड इन्वॉल्व है, तो वो बोरोवर्स के लिए रिस्क हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, तो मतलब इसमें लूप होल है फिर? नहीं, वो आपका इंटरप्रिटेशन इशू है, लूप होल नहीं है, इंटरप्रिटेशन इशू है कि आप इसको कहाँ से कंसीडर कर रहे हो। मैं इसको अगर आप लाइसेंस में दी हुई चीज से कर रहे हो हम्म तब तो होगा, लेकिन लाइसेंस से दी हुई चीज से क्यों नहीं हो सकता। सपोज एक कंपनी 100 साल पहले बनी थी, 3 डायरेक्टर थे, हाँ और उसमें एक चेंज हो गया, तो वो थोड़ा ना हम्म लाइसेंस के टाइम से करेगा, तो हमेशा अपने करंट बोर्ड का परसेंटेज निकाल के देने का। अच्छा ठीक है, हम्म, तो लेकिन ठीक आपको है इंटीमेट करना है 62 में। हाँ वो तो करना है तो आपको कौन से विद इन प्रोविजन 1 मंथ। एप्लीकेबल है डायरेक्टर्स के केस में। ये 61। हाँ, तो 61 क्या बोल रहा है अब आपको, जो भी है। अब एक समरी में बता दो कि क्या ध्यान रखोगी आगे से। डायरेक्टर में 30% वाला देख लो, हम्म, और शेयर होल्डिंग वाले में 26% और उससे ज्यादा, बट अगर वो ड्यूटी बाय बैक या इस हम्म। वजह से हुआ है तो नॉट तो अब रिक्वायर्ड। इस पे दोबारा मेरे को क्वेरी आएगी कि सर मैं अलॉटमेंट कर रही हूँ, 2-2% बढ़ रहे हैं, अब क्या करूँ। नहीं हाँ, नहीं नहीं, सर ये पूरी लिस्ट वो देख लो। मैं टेक केयर कर दूंगी। हाँ, पूरी लिस्ट देख लो, 3% हो रहा है, 2.5% हो रहा है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ लिखा हुआ है अगर किसी की भी प्रोग्रेसिव में या 1 स्टेप में 26% से ऊपर जाने वाली हो तब आपको प्रायर अप्रूवल लेनी है। हम्म और किसी तरह का कोई हाँ भी तो वो चेंज, फर्स्ट टाइम था। हाँ, किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो 62 में लिखा है, आपको बताना ही है। हाँ इन देयर डायरेक्टर्स ओब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन होती है। है बोर्ड ऑफ केएमपी, डायरेक्टर। सीएस, अच्छा सीएफओ, हम्म प्रिंसिपल हम्म ऑफिसर। हम्म अब ये लेनी कैसे एप्लीकेशन, अच्छा पढ़ो। application for prior approval. Applicable NBFCs shall submit an application in the company letterhead for obtaining prior approval of the bank along with the following documents. हम्म, Information about the proposed director shareholder as per annexer जो भी है। तो आपको एक एनेक्सर Source आया of था, उन्होंने लिस्ट दी थी कि ये सब इन्फॉर्मेशन दो आपको डायरेक्टर्स के केस में, हाँ तो वो कहाँ मैंने से दी, वो इसलिए एनेक्सर 11 से दी। चोर नहीं, इन्होंने मेरे को ये पूरा कॉपी पेस्ट मार के दिया है हाँ, तो वही बता रहा हूँ, लॉ से ही बात है ना, कोई चेकलिस्ट बोल के। पर्सनली थोड़ा ना होता है, लॉ से ही होता है। हाँ अब मेरे को समझ में आ रहा, ये पूरा कॉपी पेस्ट है। हाँ, सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ द प्रपोज शेयर होल्डिंग एक्वायरिंग द शेयर इन द एप्लीकेबल एनबीएफसी, हम्म, ये भी declaration by the proposed director shareholder and they are not associated with any unincorporated body that is accepting deposits.
declaration by the proposed director shareholder that they are not associated with the company, the applicable application for CR of which has been rejected by the bank. Declaration by the proposed director shareholder that there is no criminal case including for offense under section 138 of the Negotiable Instruments Act against them, and bankers report on the proposed director shareholders. Application in this regard shall be submitted to the regional office of the Department of Non-Banking Supervision of the bank in whose jurisdiction the registered office of the applicable NBFC is located. Okay. क्लियर है अभी ये प्रोविजन? हाँ, 61, 62, 63 क्लियर है? हाँ, क्लियर है. 64. Requirement of prior approval notice about change in control or management. A public notice of at least 30 days shall be given before affecting the sale of or transfer of the ownership by sale of shares or transfer of control, whether with or without sale of shares. Such public notice shall be given by the applicable NBFC and also by the other party or jointly by the parties concerned after obtaining the prior permission of the bank. तो अब आरबीआई ने परमिशन दे दी तो उसके बाद अगला स्टेप है अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो. Yes, दे देंगे. The public notice shall indicate the intention to sell or transfer ownership, control, the particular of transferee and the reasons for such sale or transfer of ownership control. The notice shall be published in the at least one leading national and in one leading local, covering the place of registered office, vernacular newspaper. चलो सेक्शन 3 पे अभी 4 सेक्शन थे ना, 60, 61, 62, 63, 64. क्या बोल रहे हैं? 61 में तो प्रायर अप्रूवल है ना, 26 और 30% वाला. हाँ. और 62 में तो है कि इन्फॉर्म करते जाओ आरबीआई को. ठीक है. अब ये नहीं है कि एनुअली करूंगी, रिटर्न के साथ करूंगी, ऐसा नहीं है. ठीक है. कोई तो मुझे ऐसा बोला, कोई तो बोला मेरे को तो ऐसा लगा कि सर जब साल में रिटर्न भरते हैं उसमें चलना ही जाता है, व्हाई शुड वी इन्फॉर्म. मैंने ऐसा नहीं बोला. भूल गई? मैंने तो बोला नहीं बोला तूने कि सर मैंने तो सोचा कि लास्ट में जब रिटर्न जाएगी उसमें जाता ही है. अच्छा, वो तो मैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे सोची थी. 63 मेरे को क्या पता. 63 एप्लीकेशन फॉर प्रायर अप्रूवल. चल फीस वसूल होगी तेरी कि नहीं? 64. पर इसमें वो नहीं आया नेम चेंज वाला. ठीक है, ये आरबीआई रेगुलेशन फुल नहीं है. ठीक है. अब मिसलेनियस वाला रीड नहीं करना है क्या? कर रहे ना. हो गया 64 क्लियर हो गया. हाँ 64 क्लियर है. मैं चलो कितना है पहले देखने दे. ठीक है. नहीं मेरे को अगली भी है ना, फिर मेरे को सांस लेने के लिए चाहिए कि नहीं. बड़ा ही है. ठीक है ना, बाद में थोड़ा एक शाम को कर लेंगे. हाँ ठीक है डन. आज ये खत्म करते हैं. तेरा CIC पर ये 48 पेज है ना, वो आगे सब एनेक्सर्स के फॉर्मेट है. ओह वैसा ही क्या? ठीक है. ठीक है, क्लोज करो. हाँ ठीक है. जितना किया उतना समझ आया. हाँ. चलो गुड नाइट. गुड नाइट. हाँ.